चलिए बच्चों, देखिए हम लोग जो है 2 वीडियो पढ़ चुके हैं प्रकाश का, ठीक है। और ये प्रकाश का कौन सा वीडियो है? तीसरा, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है इसमें हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। तो इसका जो पहला परिभाषा है, ध्यान से देखिएगा। पहला परिभाषा है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। और वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता केंद्र को C से और वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। कोई समस्या? अब देखिए, गोलीय दर्पण कांच के जिस कटे हुए खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के जिस कटे हुए खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के जिस कटे हुए खोखले गोले का भाग होता है, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र और उसी के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र को C से और वक्रता त्रिज्या को R से। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि सपोज ये कोई गोला हो गया, ठीक है। इस गोला को जो है हम लोग काट दें। मान लीजिए ये गोला जो है इस प्रकार से ये 2 टुकड़ों में काट दिया गया, ठीक है। तो अगर इस 2 टुकड़ों में काट दिया गया और इसको हम सेपरेट बनाए, इस तरफ मान लीजिए बनाते हैं, इधर कटे हुए भाग को इधर बनाते हैं। अब कोई पूछे कि इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, ठीक है ना। देखिए, वक्रता केंद्र की बात करें, एक को इस तरफ वाला जो है इधर बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब बीच वाला, अब इसका वक्रता केंद्र क्या होगा? तो देखिए, इसको आप पूरा क्या करिए? कंप्लीट करिए। क्या करिए? कंप्लीट। इसको पूरा सर्कल क्या करिए आप? कंप्लीट करिए। तो इसका वक्रता केंद्र इस तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई अगर पूरा सर्कल बना, पूरा गोला बना, तो केंद्र कहां होगा? बीच में। यहां पूरा केंद्र कहां होगा? बीच में, ठीक है ना। एक बार जो है इसको हम बाहर की तरफ से पेंट कर दे, किसके तरफ से? और एक बार जो है इसे कहां से पेंट कर दे? अंदर से। कोई समस्या? अब बताइए, यहां से यहां तक की जो दूरी है, यही वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है? R। यहां से यहां तक की जो लंबवत दूरी है, यही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या R। कोई दिक्कत? ये जो केंद्र है इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ये बताइए आप लोग, ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल है। कौन सा है? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कोई समस्या? अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र जो है कहां होता है? कहां होता है? दाहिनी ओर की बाईं ओर? देखिए, नहीं, आप ऐसे खड़े होंगे तो बाईं ओर माना जाएगा। इस तरफ है तो बाईं ओर। आप लिखना शुरू से करते हैं तो वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में बाईं ओर होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में कहां होता है? दाहिनी ओर होता है। कोई दिक्कत? वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण में दाहिनी ओर होता है, अवतल दर्पण में बाईं ओर होता है। सबको याद रहेगा? चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अब वक्रता केंद्र हो गया। अब बात करें ध्रुव। किसकी बात करें? तो ध्रुव क्या होगा? तो ध्रुव और मुख्य अक्ष को एक साथ समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई दर्पण, इसका नाम क्या होगा? जल्दी बताइए। अवतल दर्पण। क्या होगा? और मान लीजिए ये बना रहे थे, ये कौन सा होगा? उत्तल। कोई समस्या? ये हो गया आपका अवतल, क्योंकि परावर्तक सतह धंसा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा? उत्तल, क्योंकि परावर्तक सतह उभरा हुआ है। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रकाशिक केंद्र की, यानी ध्रुव की। अब ध्रुव किसे कहेंगे? तो ये हो गया पूरा परावर्तक सतह, बस इसी का जो बीच वाला पॉइंट है क्या कहलाता है? ध्रुव। इसका जो पूरा बीच वाला पॉइंट है क्या कहलाता है? तो बस बन गया परिभाषा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसीलिए ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसका वक्रता केंद्र अगर ऐसे ऐसे गोला कंप्लीट होगा, आप लोग बताइए, तो इसका वक्रता केंद्र इधर ही कहीं होगा। इसका वक्रता केंद्र अगर बात करें तो गोला ऐसे ऐसे आप कंप्लीट करेंगे तो इसका प्रकाशिक केंद्र इधर होगा। बस प्रकाशिक केंद्र मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली सीधी रेखा है, वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है इसको मिलाने वाली कौन सी रेखा?
सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र C और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती। दोनों परिभाषा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कोई समस्या? चलिए आगे बात करते हैं। अब द्वारक, देखिए द्वारक का मतलब क्या होगा? द्वारक का मतलब परावर्तक तल का पूरा व्यास। परावर्तक तल का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक। अभी परावर्तक तल का व्यास क्या होगा? ठीक है ना। तो जैसे अगर हम बात करें, सपोज कि ये आपका अवतल दर्पण हो गया। कौन सा? अवतल। तो ये जो डिस्टेंस है, ये इसी को हम बोलते हैं परावर्तक तल का व्यास ना। जैसे सपोज ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, तो ये जो हो गया पूरा व्यास, इसी को हम कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के उस भाग का व्यास जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। या गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक। द्वारक को जो है हम लोग M1 M2 से क्या करते हैं? तो याद रखिएगा कि द्वारक को M1 M2 से प्रदर्शित किया जाता है। कोई समस्या? चलिए अब द्वारक हो गया। अब द्वारक की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसके बाद आता है मुख्य फोकस। क्या आता है? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहें, बात वही है। ठीक है ना। देखिए फोकस बिंदु का मतलब क्या है? तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना आना चाहिए। तो मान लीजिए ये हम बना रहे हैं किसका? अवतल दर्पण का। कोई दिक्कत? और ये चित्र जो है किसका बना रहे हैं? उत्तल दर्पण का। तो एक अवतल हो गया और एक, कोई समस्या? चलिए अब आप सबको इसके बेसिक बारे में पता हो गया है कि बीच वाले बिंदु को ध्रुव, बीच वाले बिंदु को, ठीक है ना, और इधर क्या होगा? वक्रता केंद्र। इधर क्या होगा? और दोनों को मिलाने वाली रेखा, दोनों को मिलाने वाली रेखा। कोई समस्या? अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही, कहां चल रही है? अब मान लीजिए कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो अगर अवतल दर्पण है तो वो प्रकाश किरण कुछ इस तरह से जाती है। ठीक है ना। तो ये मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। ये जो है आप जानते हैं कि दर्पण अपारदर्शी होता है, तो दर्पण इसे पार नहीं कर पाएगा, तो प्रकाश जो है इस तरह से वापस लौट जाएगा। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये प्रकाश कहीं इधर से आता हुआ क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। इसीलिए आप कहेंगे इसका फोकस इस तरफ होगा। अब परिभाषा क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो आपका परिभाषा लिखा भी है, आप देख लीजिएगा। देखिए फोकस बिंदु को प्रदर्शित किसे करते हैं? ठीक है ना। आप याद रखिएगा कि अगर आपका दर्पण उत्तल है, क्या है? तो उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो दाहिनी ओर होता है। और अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की जो फोकस बिंदु होती है वो कहां होती है? बाईं ओर होता है। अब इसी में एक प्रश्न आ गया कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि दर्पण में सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है। कहां से? तो बस ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल f से आप प्रदर्शित करते हैं। किससे? एक बात और, अगर दाहिने ओर कोई दूरी है तो प्लस में मानी जाएगी। अब बाईं ओर कोई दूरी है तो ये बताइए इसका फोकस दूरी इतना होगा। ये दाहिने ओर है कि बाएं ओर? ये बाईं ओर है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें मानी जाएगी? माइनस में। ठीक है ना। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी आपकी ये दूरी होगी, तो ये कहां है? दाहिनी ओर, तो धनात्मक मानी जाएगी। कोई समस्या? चलिए
ये लिखा भी है, सारी बातें लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब मुख्य अक्ष, एक बात याद रख लीजिएगा, फोकस तल की बात किया जाए तो फोकस तल किसे कहेंगे? तो तल का मतलब यह है जिसके भी तल की बात करें, जहां है उसके 90 डिग्री नीचे, जहां है उसके 90 डिग्री। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले अवतल का, किसका एग्जांपल ले? अवतल का, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि इसे क्या कहेंगे? ध्रुव। इसे क्या कहेंगे? प्रकाशिक के मतलब वक्रता केंद्र, इसे क्या कहेंगे? और अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है तो कहां से होकर जाएगा? बस फोकस के नीचे का जितना भी तल है 90 डिग्री, कितने डिग्री? 90 डिग्री, वो क्या कहलाएगा? फोकस तल। तो लिखा है मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से गुजरने वाला तल क्या कहलाता है? यानी फोकस बिंदु के जो नीचे 90 डिग्री होगा या ऊपर 90 डिग्री होगा उसे हम कहते हैं फोकस तल। कोई दिक्कत? तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब बात करें सीमांत किरण, किसकी बात करें? ठीक है, दो किरण है, सीमांत किरण और, क्योंकि सीमांत माने सीमा के अंत में यानी किनारे, सीमांत माने सीमा प्लस अंत यानी किनारे, और उपाक्षीय माने अक्ष के ऊपर, अक्ष के। तो देखिए अगर हम बात करें, एक ही का एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये मान लीजिए कि आपका अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण? अब इसके बारे में बेसिक आप जान गए हैं कि एक मुख्य अक्ष होगा, इसको हम P बोलते हैं, इसको हम F बोलते हैं, इसको हम C बोलते हैं, और ये पूरा हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अगर प्रकाश की किरणें किनारों पर पड़ रही है, कहां पड़ रही है? अगर प्रकाश की किरणें जो है किनारों पर पड़ रही है तो इसे हम कहेंगे सीमांत किरण। क्या कहेंगे? अगर प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष से दूर दर्पण के किनारों पर आपतित होती है तो उन्हें हम कहेंगे सीमांत किरण। क्या कहेंगे? सीमा धन अंत यानी किनारे पड़े दर्पण के, मुख्य अक्ष से दूर। अगला उपाक्षीय किरण है, तो उपाक्षीय का मतलब होगा अक्ष पर। उपाक्षीय का मतलब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्रकाश किरण यहां पड़ गया, ये कोई प्रकाश किरण यहां पड़ गया, ये कोई प्रकाश किरण यहां पड़ गया, तो ये सभी किरणें कहां पड़ रही है? अक्ष के समीप। तो मुख्य अक्ष के समीप दर्पण पर आपतित होने वाली जो किरणें हैं वो क्या कहलाती हैं? उपाक्षीय किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उपाक्षीय। तो क्या परिभाषा याद हो जाएगा सबको? हाँ, तो ये बोर्ड पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चलिए हो गया, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, इसको हम लोगों ने खत्म कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। देखिए तो अब हम लोग जो है अगला टॉपिक पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये 3 नियम हैं, ठीक है, जो कि बड़े ही अच्छे नियम हैं। और अगर ये 3 नियम आप समझ गए, ठीक है ना, तो आप कोई भी प्रतिबिंब बना लेंगे। तो पहला नियम पहले पढ़ लेते हैं फिर उसको समझते हैं। देखिए पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या आती हुई। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई। अब देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो अगर जैसे मान लें हम लोग कि सपोज ये आपका हो गया अवतल दर्पण, कौन सा? तो एक उत्तल भी बना ले, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अब इसके कई सारे पॉइंट होते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? P, ध्रुव बोलते हैं। इसका गोला कंप्लीट इधर होगा तो क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र C। C और P को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। इसका ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा P, और इधर कहीं होगा C। अब P और C को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। कोई समस्या? ये P और C सबको समझ में आ गया। अब पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, तो मान लीजिए ये किरण चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, और ये भी किरण चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के बिंदु से होकर जाती है या आती हुई। तो देखिए ये प्रकाश जो है ऐसे चला जाएगा और जहां से जाता है उसी को बोलते हैं फोकस बिंदु ना। अब फोकस बिंदु बीच में होता है। अब देखिए ये उत्तल दर्पण में एक समस्या ये है कि प्रकाश किरण दर्पण को पार नहीं कर सकता क्योंकि दर्पण अपारदर्शी होता है। तो ये जो प्रकाश किरण है इसी के डायरेक्शन में ऐसे जो है लौट जाती है। तो अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। और अगर आप यहां हैं तो क्या कहेंगे, फोकस से आती हुई। तो अवतल में होकर जाती है, उत्तल में आती हुई। तो ये चित्र हो गया पहले नियम का, कोई दिक्कत। अब हम बात करें दूसरे नियम को, देखें तो दूसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस से होकर चलने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद क्या हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम फोकस से किरण को आपतित करें तो वो समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अगर फोकस से करें तो देखिए फोकस से करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे ये आपका फिर से क्या बन गया, अवतल दर्पण, और ये क्या बन गया, उत्तल दर्पण। इसके सारे पॉइंट हम लोग दिखा दें। इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को P, इधर होता है C। अब P और C को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष। इस पॉइंट को बोलेंगे P, इधर कहीं होगा C। अब P और C को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष, कोई दिक्कत। अब फोकस बिंदु कहां होता है, P और C के बीच में फोकस बिंदु कहां होता है। अब नियम क्या कर रहा है, नियम नंबर 2 सुनिएगा। फोकस से या फोकस की, तो देखिए अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से दर्पण पे आपतित हो रही है तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यही नियम कह रहा है। अब देखिए प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से डालनी चाहिए। किस ओर से, तो अब बाईं ओर से प्रकाश डालेंगे तो फोकस पे तो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि दर्पण अपारदर्शी होता है। क्या होता है, तो मतलब ये प्रकाश किरण ऐसा कुछ आएगा, ऐसा। तो अब ये पार तो कर नहीं पाएगा इसको, तो हम कहेंगे कहां गया, ये फोकस की ओर गया है। कहां गया है, फोकस से नहीं गया है, फोकस की ओर गया है। तो क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर। यही आपका दूसरा नियम है। तो फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, अब फोकस की ओर जाने वाली भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई दिक्कत, बगल वाले क्लास में हो गया। अब अगला देखते हैं तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। अगर कोई भी प्रकाश किरण है तो अगर वो वक्रता केंद्र से होकर जाए, कैसे जाए, तो फिर से वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। अब इसको अगर हम देखें तो ठीक है ना, पुनः जो है उसी मार्ग पर वापस क्या होती है, लौट आती है। अब वक्रता केंद्र से क्या मतलब क्या है, मान लीजिए प्रकाश किरण जा रही है कहां से, वक्रता केंद्र से, तो फिर से टकराकर वापस लौट आएगी। अब इसमें समस्या क्या है कि हम प्रकाश किरण को बाईं ओर से ही आपतित करेंगे लेकिन इसको पार तो कर पाएगा नहीं। तो प्रकाश किरण जो है हम इसकी ओर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसकी ओर ये प्रकाश किरण आया और फिर से ये वापस लौट जाएगा। तो वक्रता केंद्र से या वक्रता केंद्र की ओर आपतित की जाने वाली प्रकाश किरण पुनः अपने रास्ते पर वापस लौट आती है। अब 3 नियम है, तीनों समझ लीजिए। अगर किरण को हम समांतर आपतित करें, कैसे करें, तो समांतर आपतित करते हैं तो वो फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई। अगर फोकस से आपतित करें तो वो क्या हो जाती है, समांतर। कोई दिक्कत,
और तीसरा, अगर सी से आपतित करें तो सी से ही वापस क्या होती है, लौट आती है। तो गोलीय दर्पण के जो प्रतिबिंब बनाने के ये 3 नियम जो हैं यहां पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम तो हो गए, चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे और प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, ये हमें कंप्लीट वीडियो में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है।